तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स। मैं इसका 3 पीवाईक्यू दे चुका हूँ ये वीडियो मिला के। पहले मैंने आपको दिया रांची यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू, फिर मैंने दिया एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू का पीवाईक्यू, ठीक। और अब दे रहा हूँ मारवाड़ी कॉलेज में जो एग्ज़ाम हुआ था एमडीसी ह्यूमन राइट्स का, उसका पीवाईक्यू विथ आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये पेपर आपका अंतिम वीडियो है एमडीसी ह्यूमन राइट्स का। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा कल, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट रांची से आया हूँ, जस्ट तुरंत खाना खाया हूँ और आपका वीडियो सबसे पहले तैयार करने के लिए आ गया कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, शादी ब्याह का काम है, तो आप लोग का वीडियो दे लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको चुने हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए, ठीक। ग्रुप ए 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, मानवाधिकारों का दायरा समझाइए, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले मीडिया की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है ये बताना है। फिर ग्रुप बी के 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है, 4 का आंसर करना है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, और जो नहीं पढ़ाया है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर के साथ, और नोट डाउन करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों में समानता शब्द का क्या अर्थ है। समानता, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इक्विलिटी इन ह्यूमन राइट्स। तो देखिए, समानता मतलब क्या होता है। समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को, जाति को, धर्म को, ठीक, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, जन्म, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ठीक। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को इसके आधार पे भेदभाव, भिन्न भेद नहीं कर सकते हैं, यही है समानता, ठीक। समान अवसर देना सभी के अवसर में, मतलब सभी के फील्ड में, सभी के क्षेत्र में, कानून के समक्ष, शिक्षा के समक्ष, ठीक, या समाज में, या आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक, सभी रूप में समानता देना, ठीक है। बस आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का क्या महत्व है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसको 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने घोषित किया था, ठीक है। इसके तहत सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मतलब कि पूरे विश्व स्तर पे सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता, सम्मान यानी कि गरिमा, ठीक है, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया गया। कब से? 10 दिसंबर 1948 से। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है इसके द्वारा यह पूरे विश्व के सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया। यही मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कहलाती है, ठीक। भारत में किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। तो भारत में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है जो कि अमेरिका से लिया गया है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं। शोषण के विरुद्ध हो गया, शैक्षिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, आरटीआई क्या है? आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित होता है। इसके तहत आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी सूचना का मांग कीजिएगा तो वो आपको 30 दिनों के अंदर, विथ इन 30 डेज आपको जो है वो अधिकार मिल जाएगा, ओके, मतलब वो सूचना मिल जाएगा। नेक्स्ट, मानव अधिकार को परिभाषित करें, डिफाइन ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार ये मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। मानव होने के नाते व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार, ठीक। ये 3 को कम से कम लिखना है। समानता, ठीक, पहला याद कर लीजिएगा समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा
सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, यानी कि गरिमा जिसको बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट, मानव अधिकारों का दायरा समझाइए। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मानव अधिकार का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब कि मानव अधिकार किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो मानव अधिकार का संबंध जीवन के हर एक दृष्टिकोण से है। इसमें राजनीतिक अधिकार भी होते हैं मानव का अधिकार, ठीक। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। इसमें आता है मानव अधिकार का पहला है क्षेत्र इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है समानता का अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया कि सभी व्यक्ति को समान जीवन जीने का अधिकार है, किसी को भी आप जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, रूप के आधार पे विभेदन नहीं कर सकते हैं। नागरिक अधिकार यानी कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक रूप से देखा जाएगा, वोट देने का अधिकार सबको मिलेगा, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको मिलेगा, और भी जितने नागरिक अधिकार हैं। आर्थिक अधिकार कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना मजदूरी कर सकता है, कोई भी अपना सामाजिक अधिकार में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आर्थिक अधिकार में बोलिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपना कहीं पर भी देख सकता है, ठीक है, भोजन का अधिकार, शिक्षा, आवास, ये सब सामाजिक अधिकार में आ जाएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक अधिकार, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का, अपनी संस्कृति का मान सकता है, उसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ये अपना रीति रिवाज क्यों मान रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण संबंधी अधिकार, सभी व्यक्ति को पर्यावरण की रक्षा करनी है, ठीक है। महिला और बच्चे और कमज़ोर वर्गों का अधिकार, महिला, बच्चों और कमज़ोर वर्ग जैसे दिव्यांग और अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति मतलब ST SC OBC, ठीक है, की रक्षा मानव का अधिकार के दायरे के अंतर्गत आता है। ये सब मानव अधिकार के प्रकार हैं। दायरा मतलब मानव अधिकार का प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में मीडिया की क्या भूमिका है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार को बढ़ावा देने में मीडिया ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है इसको, और यह समाचार, सूचना एवं जन जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम है। मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया की भूमिका, मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाता है। मानव अधिकार के उल्लंघन अगर आप करते हैं तो उनकी घटनाओं समाज और सरकार के सामने लाना होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको जाति के नाम पे कुछ अलग कर रहा है, मीडिया अगर उसको स्कोप कर दिया तो वो फिर चला जाएगा, सरकार के बात पहुंचेगी तो फिर वो केस भी जा सकता है, कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। मीडिया क्या करती है कि पीड़ित लोगों की आवाज़ को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाता है, ठीक है। नहीं कहते कि ये बात दिल्ली तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी, कि रांची यूनिवर्सिटी में जो एडमिट कार्ड मिलता है उसमें एग्ज़ाम का डेट नहीं रहता है, ये बात मीडिया में उठेगा, ठीक है। कौन उठाएगा? आप लोग उठाएंगे, ओके। और मुझे जब अवसर मिलेगा तो मैं तो बोलूँगा ही कि रांची यूनिवर्सिटी में क्या ये एडमिट कार्ड बना दिए हैं, ये एडमिट कार्ड बना दिए ना, क्या बना दिए जी। यहाँ पे तो एग्ज़ाम का डेट ही नहीं है, किस दिन बच्चा जाएगा एग्ज़ाम देने, यहाँ पे तो लिखाया हुआ ही नहीं है। आप लोग भी कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर में भी बोलिएगा तब ना कि सर ये तो यूनिवर्सिटी नहीं, ये तो स्कूल से भी बदतर बना रहा है, एग्ज़ाम डेट नहीं लिखता है एडमिट कार्ड में हम लोग का। आप लोग का आवाज़ उठाइएगा तब ना, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में बोलिएगा कि सर रांची यूनिवर्सिटी का जो भी है एकदम घटिया है सिस्टम। मैं जाऊंगा एक दिन डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट जाके खरा खरा सुनाऊंगा उन लोग को, और रिकॉर्डिंग करके मीडिया की तरह, ठीक है। चलिए VC को भी एक दिन सुनाऊंगा, VC के पास जाऊंगा, रांची यूनिवर्सिटी का VC जो है बगल में ही है, मेरे कॉलेज के बगल में, जाऊंगा एक दिन, जाऊंगा और सुनाऊंगा कि यार ये क्या है, क्या क्या खेल क्या रहे हैं ये सब, ग्रेजुएशन का बच्चा की एग्ज़ाम ले रहे हैं। खैर चलिए, जब टाइम मिलेगा तो जाएंगे ही। पीड़ित लोगों की आवाज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाना, ठीक। सरकार और प्रशासन का जवाबदेह बनाता है मीडिया, अगर कुछ भी गलत करती है कोई तो तुरंत पहुंच जाती है।
महिला, बच्चा और अल्पसंख्यक लोगों के कमजोर वर्गों के हितों के लिए आवाज़ उठाती है मीडिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय से संबंधित अभियान को भी बढ़ावा देती है मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मानवाधिकार की जानकारी भी पहुंचती है। और कुछ नेगेटिव बातें भी लिख दीजिएगा कि मीडिया के गोदी मीडिया, ठीक है, मीडिया आजकल गोदी मीडिया का काम कर रही है, मतलब किसी विशेष जाति, वर्ग या किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी या धर्म को लेकर मीडिया एक तरफा हो सकती है, ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई बार मीडिया जो है पार्टी पॉलिटिक्स करती है, धर्म पॉलिटिक्स करती है। ओके, इसलिए पूरी तरह से मीडिया पे डिपेंड रहना भी सही बात नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों का वर्णन करें। मैंने 4 पीढ़ी बताया है कि मानव अधिकार के 4 पीढ़ी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सब में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। चलिए, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त हैं, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और गरिमा यानी कि आत्मसम्मान से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। मानव अधिकारों के विकास को फ्रांसीसी विधिवेत्ता यानी कि फ्रांस में जो कानून बनाने वाले हैं, कैरेल वासक, ठीक है, इन्होंने 1979 में 3 पीढ़ियों में विभाजित किया, ठीक है। यह वर्गीकरण फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति के 3 आदर्श थे फ्रांस की क्रांति के, पर आधारित है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में होती है, 10 दिसंबर 1948। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर, DECEMBER, 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ओके, ICCPR एवं ICESR 1966 ने इन अधिकारों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है, विश्व स्तर तक पहुंचाया है। प्रथम पीढ़ी के अधिकार, इसमें क्या क्या अधिकार आते हैं, एक मिनट। तो मानव अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं प्रथम पीढ़ी, तो इसमें आ जाता है आपका नागरिक और राजनीतिक अधिकार। जितने भी नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं ये सब इसमें आते हैं, जिसमें कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार, कोई भी धर्म मानने का अधिकार, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा आ जाता है द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन का अधिकार। इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी जगह पे कोई भी रोजगार कर सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकता है, कहीं पर भी सांस्कृतिक अपनी संस्कृति को मना सकता है। तृतीय पीढ़ी का अधिकार, इसमें आ जाता है सामूहिक या एकजुटता का अधिकार, कलेक्टिव, ठीक, कलेक्टिव राइट्स इसमें आते हैं, जो कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ा है। इसमें विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार को इसमें ध्यान रखना है, विकास का अधिकार, सामाजिक विकास, स्वच्छ पर्यावरण, शांति का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर शामिल है, और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास के कारण इन अधिकारों का महत्व लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब होता है? 10 दिसंबर 1948 को। ICCPR और ICESR ये 1966 में स्वीकृति दी जाती है इसको, और 1979 में केरल वासक जो 3 पीढ़ियों का सिद्धांत देते हैं, फ्रांसीसी विधिवेत्ता यानी कि फ्रांस के लॉयर या कानून विशेषज्ञ जिसको बोलेंगे वो। प्रथम पीढ़ी में आता है स्वतंत्रता, दूसरा पीढ़ी में आप दीजिएगा समानता, ठीक है, मतलब यहाँ सब ये जो बोल्ड करके लिखा गया है ना मोटे मोटे अक्षरों में, ये स्वतंत्रता, समानता और गरिमा। दूसरा में दीजिएगा आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, अगर आता है तो। तीसरा में दीजिएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामाजिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, भारत में मानव अधिकार की रक्षा हेतु न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका मतलब कोर्ट, ठीक है। एनालाइज द रोल ऑफ जुडिशियरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखिए हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का कोर्ट कौन कौन सा है भैया? देखिए,
एक है आपका सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जिसको सत्र न्यायालय बोलते हैं, जो आपका जिला लेवल पे रहता है। ठीक है, जिला लेवल पे मैटर नहीं समझता है तो वो जाता है हाई कोर्ट। जैसे हमारा झारखंड हाई कोर्ट रांची में स्थित है, ध्रुवा में। पहले डोरंदा में था, अब ध्रुवा में हो गया है। तीसरा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हालांकि और एक कोर्ट है, जब दो देशों के बीच में जब मुद्दा आ जाता है तब वो चला जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। कहाँ पे? हैग। ठीक है, चलिए। तो ये 4 प्रकार के कोर्ट होते हैं, लेकिन किसी देश में 3 प्रकार का कोर्ट होता है। ठीक है, हमारे देश में 3 प्रकार का कोर्ट है। तो इन कोर्ट में अगर आपका कोई मानवाधिकार का हनन करता है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो मानवाधिकार मिला है वो कोई व्यक्ति आपको आपके धर्म को मानने नहीं देता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पे हम आपको ये सब धर्म मनाने नहीं देंगे, गाली गलौज करता है, चाहे मारपीट करता है, तो आप कोर्ट में जा कर के दायर पिटीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका संविधान की सुरक्षा करता है। मानव अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक कोर्ट को माना गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, हमें जो संविधान में 6 गो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसको दिलाने का काम कोर्ट करता है। कोर्ट का काम है कि अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह उसको सजा दे और उसको मनाने का अधिकार दे। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भी आप इसकी पिटीशन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक, मानव अधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका दिए गए हैं। अनुच्छेद 32, ठीक है, जो नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। आप डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके बोल सकते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान देता है। न्यायपालिका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हिप्स कॉप्स या परम आदेश, ठीक है, परम आदेश, मैंडम्स और प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्ष और वारंटो, उत्प्रेक्षण, ये सब तो याद भी नहीं रहेगा यार के माध्यम से नागरिक को अधिकार देता है। आप सिंपल लिखिएगा कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 32 के तहत और 226 राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस पर एक्शन लेने का काम करता है। वो सब लिखना की जरूरत नहीं है, उतना टॉप वाले वर्ड्स। ठीक है, न्यायपालिका यानी कि कोर्ट जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित कर गरीब एवं कमजोर वर्ग को भी न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा में भी न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, महत्वपूर्ण निर्णय क्या है यहाँ पे? देखिए, कुछ कुछ संविधान गठित हुए हैं, इसके आधार पे यहाँ पे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ठीक है, पहला जाता है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारतीय और केरल राज्य 1973 में एक केस आया। संविधान की मूल संरचना के ऊपर इसमें बात की गई, जिसको लेकर कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना, ठीक है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको रक्षा करने की बात की। दूसरा केस होता है मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। ठीक है, मेनका गांधी कौन है? तो शायद मेनका गांधी जो है संजय गांधी की वाइफ थी। संजय गांधी कौन है? तो संजय गांधी राहुल गांधी के भाई थे शायद, मैं भूल रहा हूँ, शायद राहुल गांधी के भाई थे या राजीव गांधी के भाई थे यार, नहीं, राजीव गांधी के भाई थे। ठीक है, मतलब राहुल गांधी के चाचा जी, और उनकी वाइफ थी मेनका गांधी। तो मेनका गांधी और भारतीय संघ, ये पॉलिटिकल पार्टी केस हुआ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। जीवन के अधिकार का व्यापक अर्थ इसमें बताया गया कोर्ट के द्वारा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य कोर्ट हुआ, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न। बहुत बार क्या होता है कि लड़की जहाँ पे काम करती है ना, लड़का लोग उसको कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, वो चीज़ करने का प्रयास करता है, चाहे रात को या फिर दिन को या फिर अकेले पे आकर अगर किसी प्रकार से उसको शोषित करने का काम करता है तो उसके खिलाफ जो है आप, ठीक है, वर्क प्लेस पे अगर आपको कोई विभेदित करता है तो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये कोर्ट केस हो चुका है। नेक्स्ट, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ये पुलिस हिरासत में मानव अधिकार की सुरक्षा। अगर आपको पुलिस हिरासत लिया है और पुलिस अपने कोर्ट में बिना अधिकार के आपको पीट रहा है, चाहे कुछ ज़बरदस्ती कुछ साइन करवा रहा है, तो आप वो एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में।
महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 14 है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय की रीट शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे आप जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब 15 मार्क्स का है। देखिए, मेरा एक सिद्धांत है कि मैं 20 मिनट से 25 मिनट पढ़ाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक लेने के बाद आप लोग जाइए, घूम के आइए, टॉयलेट वगैरह करके आइए, पानी वानी पी के आइए, मैं भी आता हूँ रिलैक्स होके, क्योंकि हम भी थक जाते हैं यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है, 5 मिनट का मैं बोलता हूँ तो 5 मिनट ब्रेक ले लीजिएगा। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताना है। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ। या तो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि जो दिल्ली में है उसके बारे में पूछेगा, या फिर झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, दो में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो नेशनल लेवल का आएगा या फिर झारखंड लेवल का। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए, इनके कार्यों के बारे में बताइए, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए और इनके कार्यों के बारे में बताइए। दोनों का सेम है, कुछ भी पूछे सेंट्रल के जगह पे बस आप झारखंड झारखंड लिखते जाइएगा, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय वाला पूछेगा तो फिर भारतीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग जो कि रांची में स्थित है। सेम काम है। राज्य वाला केवल झारखंड राज्य तक सीमित है, जबकि केंद्र वाला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना ये कैसे बना, कब बना भैया? तो देखिए, भारत में जो मानवाधिकार आयोग है ना, यह बना था विश्व लेवल में तो 1948 को बन गया, लेकिन भारत में 1993 में बनता है। कब? 1993, 1993। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कमीशन बनाया गया 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक। और इसे संवैधानिक मान्यता भी दिया गया। ऐसा नहीं कि बना दिए लुड़वा बुछवा, नहीं, संविधान की मान्यता दी गई इसे, ठीक है। संविधान में संशोधन किया गया, और क्या बोलते हैं, जो संसद भवन है वहाँ पे पारित किया गया बहुमत से, तब जाके इसका भवन तैयार हुआ, इसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया। अब बात आता है कि भैया इसका हेड भी होता होगा, हाँ, इसका एक चेयरमैन होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और राज्य लेवल पे जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो उसके हेड होते हैं, राज्य लेवल वाला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, मतलब यहाँ पे कौन कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्यों से मिलकर होता है। आयोग के अध्यक्ष सामान्यतः भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, क्या बोल रहे हैं? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं, या तो मेन जज या फिर अन्य जज, कोई भी जज, ठीक है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नया नया जज बना है उसको ले लेंगे, नहीं, जो अनुभव ज़्यादा रखता है उसको पहले लेंगे, ठीक है। और आयोग के साथ सचिवालय रहता है। सचिवालय में बहुत सारे क्लर्क रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहते हैं, सेक्शन ऑफिसर रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रहते हैं। इसके अलावा अनुसंधान शाखा एवं जांच प्रकोष्ठ भी कार्य करते हैं और आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी जांच करते रहते हैं बहुत बार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख काम क्या क्या है? तो यह जो है क्या काम करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानवाधिकार के अगर कहीं पे उल्लंघन हो रहा है तो उसको जांच करती है। आयोग स्वयं संज्ञान लेता है, ठीक, सो मोटू लेकर भी मामलों की जांच करता है। यह अगर जेल में कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या अच्छे से उनकी देखभाल नहीं की जा रही है तो उसकी भी जांच करती हैं। भारत के सभी जेलों में, क्या बोले, जेल में, हाँ, सुधार गृह जेल, जो बाल होता है ना,
बच्चा वाला जेल, ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड जिसको बोलते हैं, किशोर न्याय बोर्ड, वहाँ पर भी जाती है, देखता है कि उनको पढ़ाई लिखाई चल रहा है नहीं, जेल में भी पढ़ाई लिखाई होता है, ठीक है। अन्य संसाधनों का निरीक्षण करके वहाँ रह रहे व्यक्तियों का मूल्यांकन करता है, जांच करता है कि भाई आप लोग को कोई प्रॉब्लम है या नहीं बताइए, तो उन लोग बताता है, ठीक है। ये सब इसका काम है। इसके अलावा आयोग सरकार को मानव अधिकार की रक्षा के लिए सुझाव देती रहती है समय समय पे, पर्यावरण को लेकर भी सुझाव देती है, विभिन्न कानून और नीति की समीक्षा करती है। अगर कोई बच्चा या महिला के लिए कानून बनता है तो उसकी देखरेख करती है कि यह हमारे समाज के लिए काम देगा या नहीं देगा। मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान यानी कि समय समय पर रिसर्च करती रहती है, सेमिनार आयोजित करती है और स्कूल और विश्वविद्यालय में जागरूकता भी फैलाने का काम करती है, ठीक है। बाल विवाह वगैरह से भी ये बचाने का काम करती है, ओके। मतलब महिला और बच्चों और मानव अधिकार से संबंधित हर एक काम को करता है। महत्व क्या है? तो महत्व, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार की रक्षा करने वाली भारत की सबसे ऊंची संस्था है। यह सरकार और प्रशासन को जवाबदेह बनाता है, पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता करता है, समाज में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ता है, महिला, बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार की सुरक्षा करना भी आयोग का ही काम है, ओके। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यह अधिनियम पारित होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में है भैया। मानव अधिकार की स्थापना 10 दिसंबर, ठीक है, विश्व मानव अधिकार की स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ, 10 दिसंबर 1948 को हुई, लेकिन भारत में 1993 में होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार कब मिलता है? 10 दिसंबर 1948। समझ में आ गया? मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए दोस्त, इसका मैं जितना भी पीडीएफ दिया हूँ सबका मैं ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया, ठीक। और इसके अलावा आपका पेपर बचता है सेक पेपर 4, सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आपको जो है एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, 75 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 75 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। और इन सभी का पीडीएफ, पिछले 3 साल का पीडीएफ, ये सेक पेपर का ऑब्जेक्टिव आएगा, उसका भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ ऐप पे। आप उसको देखिए, पक्का बता रहा हूँ पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। और प्रत्येक यूनिट, 9 गो यूनिट है उसमें, सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 9 यूनिट से मैं 30-30 क्वेश्चन दिया हूँ, यानी कि 3 9 27, मतलब 2 दिन पढ़ेंगे ना तो पूरा पीवाईक्यू एक दिन में, और एक दिन में पूरा आप ये क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा यूनिट वाइज, सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा सेमेस्टर 5 का, मतलब 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8 सब का पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ 60 रुपया में। अच्छा, कितना साल तक भैया? 4 साल तक का ट्यूशन फीस मैं सिर्फ 60 रुपया ले रहा हूँ, सभी सेमेस्टर का, केवल एक पेपर का नहीं, ना केवल एक सेमेस्टर का, सभी सेमेस्टर का कंप्लीट ग्रेजुएशन का 60 रुपया। 4 साल तक एक्सेस कीजिएगा। अभी आप खरीदते हैं, 4 साल तक बाद ये एक्सेस ख़त्म होगा। फिर आप सेमेस्टर 5 में मान लीजिए आपको नोट्स नहीं मिल रहा है, फिर खरीदिएगा। इससे अच्छा कि अभी खरीद लो ना यार, कितना दाम है? 60 रुपया मैं इसीलिए रखा हूँ ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, नहीं तो मैं रख सकता था 6,000 रुपया, ठीक है। मेरा दोस्त लोग एक सेमेस्टर का 2-2 हज़ार रुपया लेता है, जो विनोबा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ना, तो बोलता है हम लोग कि सागर आप इतना सस्ता रख दिए हैं। बोले क्या करें, मतलब मेरा भी लाइफ अच्छे से चले, हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस इतना कि अच्छे से लाइफ कटे, मतलब जिए, कटे नहीं, जिए अच्छे से, और आप लोग को भी अच्छे से जिए, ठीक है। इसलिए मैं 60 रुपया रखा हूँ। और ऐप के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। जो लोग खरीद लिए हैं वो लोग वीडियो को पार कर लीजिएगा 2-3 मिनट, और जो लोग नहीं खरीदे हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। देख के इंस्टॉल कर लीजिए, पसंद आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं। वो गाना सुने, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ठीक है, गोविंदा और क्या नाम है, संजय दत्त का है ना, बड़े काम का बंदर, ये बड़े काम का ऐप है। नाचे तो छू मंतर, पढ़ ले तो हो जाए एग्ज़ाम पास ना। चलिए, तो ज्ञान सागर ऐप, इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में भी आपको इसका लिंक, मतलब सर्च कीजिए ज्ञान सागर तो ऐप आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लेना है दोस्त। इंस्टॉल करने के बाद
जौहार लिखा आएगा, जौहार मतलब झारखंड में हम लोग बोलते हैं नमस्कार। पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, ठीक। बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऑटोमेटिकली आपका ऐप यहाँ आके रुक जाएगा इंस्टॉल करने के बाद। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, आपका ऐप इस तरह से फ़ोन नंबर और फुल नाम यहाँ पे डालने आएगा। अब फुल नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद इस पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे ऑल कोर्स क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इस तरह से बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स। आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं या एनपीयू से हैं, आप ये वाला कोर्स बाय कर लीजिएगा, बाय नाउ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो व्यू मोर पे भी क्लिक करके पहले देख लीजिए। 60 रुपया है, देखिए यहाँ पे 6000 में कोर्स का दाम रखा था लेकिन 60,000 ले रहा हूँ, मतलब 60 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जस्ट थोड़ा सा देखिएगा व्यू मोर में तो ये देखेगा कि ये कोर्स 4 साल का है, दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर, ठीक है। हाँ, अब बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, बाय नाउ खरीद लीजिएगा। 2 ऑप्शन आएगा, एक यूपीआई का, यूपीआई से आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन पे, कुछ भी हो, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ़ोनपे नहीं चलाते हैं तो एक आएगा क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक क्यूआर आ जाएगा। किसी को भी बोलिए स्कैन करने, वो पेमेंट करेगा तो आपका ऐप खुल जाएगा, ठीक है। पेमेंट कर देगा 60 रुपया, आपका ऐप खुल जाएगा। अब क्या करना होगा, इसके बाद स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा। स्टार्ट लर्निंग जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका ऐप खुल गया। अब आप यहाँ पे सेमेस्टर 3 पे क्लिक कीजिए, फिर आप जो पेपर देखना है पेपर को देखिए, ठीक है। मान लीजिए आपको पेपर देख लेना है ये, ठीक है, एमडीसी पेपर खोलिएगा, फिर व्यू मोर पे क्लिक, ये व्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपको देख लेना है कोई भी एईसी पेपर देखना है, चाहे कुछ भी, तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, अगर पीडीएफ खोलने में ज़्यादा टाइम लगे और तीर का निशान दिखेगा ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। तो सारा पीडीएफ आप फ़ोन पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। देखिए दोस्त, ये मैं छोटा सा आप लोगों के लिए किया हूँ। कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता होगा कि देखिए मैंने ये एक नया खोज गया है, मैं एक तरह से कि भाई देखो हर आदमी जनरल कंपटीशन पढ़ाता है, लेकिन मैं जनरल कंपटीशन छोड़ के मुझे मेरा जॉब भी लगा था एनआईटी जमशेदपुर में, ठीक है। एक मेरा जॉब लगा था एनआईटी जमशेदपुर में, मैंने एनआईटी जमशेदपुर का जॉब छोड़ के सोचा कि नहीं कुछ नया करते हैं और मैं आपके फील्ड में आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं पहले सीजीएल का जॉब तैयारी कर रहा था पूरा ज़ोर शोर से, बहुत ज़्यादा नंबर भी आया था लेकिन कुछ नंबर से रह गया। जेपीएससी को एक बार क्लियर मतलब प्री तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं भेड़ चाल में नहीं जाना है और मैं आप लोग के फील्ड में आ गया टीचिंग लाइन में, ठीक है। चलिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब कोई, और इतना टाइम लिया इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। जिनको ख़रीदना है खरीद लीजिएगा, पक्का बता रहा हूँ फ़ायदा आएगा, मज़ा आएगा। 60 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत में मानव अधिकारों के संवर्धन पर गरीबी एवं निरक्षरता के प्रभाव का मूल्यांकन करें, ठीक है। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है, प्रमोशन इन इंडिया। तो भारत में मानव अधिकार के संवर्धन, संवर्धन मतलब प्रचार करना, ठीक है। भारत में मानव अधिकार का प्रचार करना, गरीब और निरक्षरता, गरीब तो मालूम है सब कोई बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन। निरक्षरता यानी कि 7 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा, मतलब सॉरी 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा जो पढ़ और लिख नहीं पाता है उसको हम लोग निरक्षर बोलते हैं। यदि वो पढ़ और लिख लेता है तो उसको साक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत से भारत में लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये राइट है, तो क्या होगा, उनका शोषण होगा। और लड़कियों को भी नहीं मालूम है कि मेरा ये राइट है। हालांकि गलत फ़ायदा मत उठाइएगा गर्ल्स लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत झेलिएगा, इतना नहीं कि तुरंत और तुरंत फायर हो जाएंगे, तुरंत केस कर देंगे, तुरंत वैसा नहीं करना है, उससे फैमिली नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके आपके ऊपर घमंड भर दूंगा, ससुराल में जाओ लड़ो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो बोलिएगा वही मास्टरवा पढ़ाए रहो और वही हम इन सबके बहकायदल हो। नेक्स्ट, तो मानव अधिकार का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन देना है, समानता देना है, समान अवसर देना है, ठीक है, किंतु घमंड ही नहीं बनाना है, ठीक है। और भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी जहाँ बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है, मानव अधिकार
को लाना बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मानव अधिकार का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाए तो बहुत बाधाएं हैं जो दूर नहीं होंगी। जब तक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब जो है वंचित रहेंगे, तब तक अपने मानव अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा रहेगा तो वो रोजगार कर ही लेगा, कहीं ना कहीं रोजगार करेगा तो उसके पास अच्छा भोजन आएगा, कुछ हुआ तो अच्छे हेल्थ ट्रीटमेंट करवाएगा। इसलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। गरीबी का प्रभाव। गरीबी बोला जाता है कि सबसे बड़ा श्राप है। मैं भी एक समय सोच रहा था कि यार इतना गरीब तो नहीं होना चाहिए था मुझे, मतलब इतना गरीब था कि मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, 12th जब मैं किया ना तो 12th से ही मैं काम करने जाता था लेबर का, ढलाई में, समझ रहे, बाथरूम का ढलाई हो गया, राजमिस्त्री के साथ जाता था काम करने 12th में। आफ्टर 12th मैं गुपचुप वगैरह, आइसक्रीम वगैरह बेचने जाता था। फिर जब 12th पास कर गए, टॉप गए हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तब जाके हम पैथोलॉजी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, खैर छोड़िए वो सब नहीं बताऊंगा अभी आपको। पैथोलॉजी ज्वाइन किए, वहाँ पे हमको 2000 रुपया मिल रहा था महीना का। तो एक ही दिन में आदमी बड़ा नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है, मेहनत करते रहिएगा रेगुलर तो। और मैं पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से। ठीक है, एक भी क्लास नहीं, 0 से MA तक, और अभी बीएड कर रहा हूँ, ये भी मेरा गवर्नमेंट ही है। गरीबी के कारण लाखों लोग पर्यावरण, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ठीक है, आवास, अच्छा घर नहीं होता है, पानी आता तो चूने लगता है, इधर उधर चू रहा है, उधर चू रहा है, मेरा भी घर चू रहा था। ठीक है। आर्थिक अभाव के कारण बाल श्रम करते हैं। 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर काम करता है तो उसको बाल श्रम कहते हैं। बाल विवाह, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की यदि विवाह कर रही है और 21 साल से कम उम्र का लड़का अगर विवाह कर रहा है तो उसको बाल विवाह कहते हैं। मानव तस्करी, महिलाओं को देखिएगा कि कई बार देह व्यापार करती हैं, कई बार लोग भी उसको ले जाता है काम के बहाने और वहाँ पे कुछ उनको दूसरा करवाते हैं। बंधुआ मजदूर, कई बार काम करने ले जाता है ठेकेदार और उनको वहाँ पे शोषण करने लगता है कि ये काम करना होगा तो करना होगा, फिर वो बोलते हैं कि हमको घर जाना है, पेपर में सुने होंगे ऐसा। तो ये सब क्या है? गरीबी का प्रभाव है। ठीक है। गरीब व्यक्ति अक्सर अपने अधिकार के उल्लंघन पर आवाज़ भी नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसके पास कानूनी सहायता नहीं है, ना आर्थिक अधिकार है। सबसे बड़ा बात है कि पेट के लिए ना आदमी ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं? ठीक है, पेट के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए कमाना शुरू कर दीजिए आप लोग भी। अगर जब आप 21 साल के हो जाएंगे, 21 साल प्लस हो गए, 22 साल के बॉयज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, पैसा कमाना शुरू कर दीजिए दोस्त। जैसे ही आप 21 साल कंप्लीट हो जाता है, पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चाहे आप कितना भी गरीब हो। और यह नहीं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगे रहें, कीजिए, लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है। पैसा भी कमाइए, तैयारी भी कीजिए, हम नहीं बोल रहे कि तैयारी मत करो, लेकिन पैसा कमाओ और तैयारी करो। ठीक है, यदि आपको लगेगा कि निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा और अपना बिजनेस कर लीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रोज़गार कीजिए। मैं 2000 से काम शुरू किया था, बता तो रहा हूँ, तिहाड़ी करने जाता था 300 रुपया में। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। गरीबी बहुत रुलाती है, मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाता हूँ ना ऐसे वर्ड में। निरक्षरता, तो निरक्षरता से क्या होता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ होता है, तो वो उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। किसी को भी हेल्प चाहिए तो वो अपना मानव अधिकार नहीं ले पाएगा, कोर्ट कचहरी से भी दूर भागेगा। इसके अलावा खैर छोड़ी कोर्ट कचहरी, वो आम काम भी नहीं कर पाएंगे। इसको आपको अपने भाषा में लिखना है, किताबी भाषा में। कोई आपको भेदभाव करेगा वो भी नहीं कर पाएंगे। कहीं पे कोई रिपोर्ट आया मेडिकल का वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। ट्रेन वगैरह में भी जाना है तो टिकट कटाने के लिए आपको दूसरे से हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ फॉर्म भरना है तो कुछ भी करना है तो आपको दूसरे से हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर, कब? 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा करता है मानव अधिकार को लेकर। ये चीज़ लिख दीजिएगा, बाकी सब चीज़ आपको मालूम है। समाधान, आज जो है देखिए, आज मानव अधिकार को जागरूकता को लेकर इतना ज़्यादा फैल गया अवेयरनेस कि इसे एक सिलेबस के रूप में रखा गया है आप लोग को पढ़ने के लिए। इसको भी लिख सकते हैं,
ठीक है। मानव अधिकार का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आयुष्मान भारत योजनाओं, इन सब तक इनका दायरा फैल गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है, महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यक के विरुद्ध जो भेदभाव होते हैं, भेदभाव समाप्त करने के लिए आने वाली चुनौती के बारे में बताइए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द चैलेंज फेस्ड इन एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन एंड माइनॉरिटीज। ओके, तो ये सब के बारे में आपको बताना है। देखिए, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, 40 मिनट से हो गया है, तो यहाँ पे मैं टॉप हेडिंग सब बता दे रहा हूँ। इसमें प्रस्तावना बताना है। ठीक है, प्रस्तावना में आप थोड़ा सा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में बताइएगा। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? देखिए, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहाँ से? ये रूस से लिया गया है। ये 11 हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का भाग 3, भाग 1 में है राज्य और संघ क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, चलिए फिर बताइएगा, महिला के विरुद्ध भेदभाव चुनौती का सामना। कई बार महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार करना पड़ता है, दहेज, उत्पीड़न। ठीक है, बच्चों के विरुद्ध भेदभाव चुनौती का सामना, मानव तस्करी, बच्चा हौटंगा जिसको बोलते हैं कई बार ना, तो हौटंगा तो अलगे है, अलगे फ्रॉड है वो। अल्पसंख्यक के विरुद्ध अधिकार, उनको रोजगार और शिक्षा, नौकरियों में छूट, इन सब का भी प्रावधान है। समाधान, देखिए कानून जो बनाया गया है घरेलू हिंसा से के लिए 2005 में कानून बनाया गया है, ये सब 1 मार्क्स में भी आ सकता है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 में बनाया गया, संशोधन किया गया। बाल श्रम प्रतिनियम अधिनियम 2006 और कार्यस्थल पर किसी महिला का अगर उत्पीड़न होता है 2013 में, ये सब कानून बनाया गया है। ठीक है, चलिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा 2005। घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, कोई अगर आपका हस्बैंड आपको ज़्यादा पीटता है, दहेज के नाम पे बार बार धमकी देता है कि जला देंगे, वो कर देंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन छोटा छोटा बात के लिए नहीं, अगर बड़ा बात होगा तभी ये सब भेजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बात, जैसे कि जान से मारने की धमकी दे रहा है, ठीक है, तब आपको ऐसा एक्शन लेना है। अदरवाइज छोटा छोटा बात एक झाप मार दिया तो उसके लिए फिर नहीं कीजिएगा कि हम केस कर देंगे। ठीक है, चलिए, उसको फिर बातचीत से सुलझाया जाता है। हालांकि समझदार रहेगा तो आपको मारेगा ही नहीं। आगे देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है ICCPR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे। ICESCR जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वाचाओं का महत्व बताइए। भैया ये क्वेश्चन नहीं समझे। देखिए, 2 गो संगठन है, ये एक है और ये दूसरा संगठन है। इसमें इंटरनेशनल सेमिनार होता है। सेमिनार मतलब लेक्चर देते हैं आदमी आके, मोटिवेशनल लेक्चर। उसी तरह से यहाँ पे आके मीटिंग होता है, तो उस मीटिंग के बारे में बताया गया कि इन मीटिंग में क्या बोला गया, इसके बारे में बताइए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स लाइक ICCPR और ICESR। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिरा दिए गए थे, ठीक है, तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्वीकार की गई। इसके बाद 1966 में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए। पहला है ICCPR, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्वेंट, ठीक है, कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यानी कि एक आम आदमी के जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मीटिंग बुलवाया गया था। ठीक है, दूसरा मीटिंग हुआ था विश्व स्तर पे, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक अधिकार के बारे में। ठीक है, ये 1976 में हुआ था, जो आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था का आधार मानी जाती है। इसी के आधार पे मानवाधिकार का जो बेस है, कानून है, तैयार किया गया है। ठीक है, दोनों का महत्व बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व, भारत के संदर्भ में महत्व, और ये यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। इसको कब मान्यता दी गई? 10 दिसंबर 1948 को। ICCPR एवं ICESR 1966 में स्वीकृति मिली।
23 मार्च 1976 एवं 3 जनवरी 1976। मानवाधिकार अधिनियम भारत वाला कब बना? 1993 में। और ये स्थापित हुआ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 12 अक्टूबर 1993। ये सब 1 मार्क्स में आ सकता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये चीज़ यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, नहीं मालूम है तो, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताऊंगा तो आप लोग फिर सर्च नहीं करेंगे, और सर्च करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा से पढ़ेंगे। हम जितना बताएंगे उससे ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक, ये आपको कमेंट में बताना है। इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं कि आपने सर्च किया, दूसरी बात कि आपने हमारे वीडियो को एंड तक देखा। दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, बाय।